नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि अभी CR रीजन का मतलब होता है सेंट्रल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र हैं, इनका अभी हाल ही में जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। इसे पुनः री एग्ज़ाम कराने की बात करी गई है और पुनः इसको री एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाएगा। तो आप लोग दोबारा से तैयारी कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जिनका SSC GD का ये पेपर बेकार चला गया था उनके लिए स्वर्णिम अवसर है, दोबारा से मौका है। लेकिन उन स्टूडेंटों के लिए खेद चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ और बड़ा दुख प्रकट हो रहा है कि जिन स्टूडेंटों ने इसमें मेहनत अच्छी करी थी उनका पेपर कैंसिल हो गया। दोबारा कैसा होगा, जिनका नंबर आने वाला था उनके लिए बहुत दुखी भरी सूचना है, क्योंकि CR रीजन का पेपर कैंसिल हो चुका है। और ये sarkarresult.com पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण पेपर को कैंसिल किया जा रहा है। लीक नहीं हुआ है, कैंसिल हुआ है, ठीक है, याद रखना। और डेली बेस पर हमारी जो क्लासेस हैं आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। डेली जो हमारी क्लासेस हैं आपको 8 PM पर डेली क्लासेस हमारी मिल रही हैं। आप इस क्लासेस को भी देखते रहिए, जिसमें मैंने बताया था कि सैटरडे एंड संडे यहाँ आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती हैं। और उसके बाद 5 डे यानी 5 दिन मंडे से लेकर के, ठीक है, और फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे आपको ज्योग्राफी की क्लासेस आपको मिलती हैं। तो आप ज्योग्राफी भी कर लीजिए। तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ज्योग्राफी की क्लासेस हैं। आपको लगभग कम से कम 45 मिनट का एक लेक्चर मिलता है, कभी कभी 30-35 मिनट का भी लेक्चर हो जाता है, क्योंकि अभी कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता है तो समय कम रह जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडे से लेकर के फ्राइडे ज्योग्राफी और डेली या आपको क्लासेस मिलेंगी, ये भी आपको 8 PM पर ही मिलेगी, ठीक है। जिस दिन हिस्ट्री डालेंगे उस दिन ज्योग्राफी नहीं डालते हम, याद रखना। और लगभग कम से कम 33 क्लासेस ज्योग्राफी की हो चुकी हैं और लगभग कम से कम 6 क्लासेस हमारी हिस्ट्री की हो चुकी हैं, जिनमें से हमने प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल और इसके साथ साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है और एक क्लास हमारी वैदिक सभ्यता की आ गई है। और आज का भी टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता ही है। और इसके अलावा एक हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम हमारा पेज है, इंस्टाग्राम चैनल है कुमार 61789 करके हमारा चैनल है। इसको भी आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली बेस पर वहाँ पर भी आपको क्लासेस मिलती रहे। यहाँ पर हम GK GS की जो भी ट्रिक बनाते हैं, जैसे अभी बहुत सारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, उनकी मैंने अभी ट्रिक बनाई है, उनको भी मैं अभी बताऊँगा कि ट्रिक है क्या। बहुत आसान तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। तो 617 करके हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम चैनल, इसको आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि डेली बेस पे वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और पर डे की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 507214, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जिस किसी स्टूडेंटों को हैंड राइटिंग वाले नोट्स चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिए। आपको वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और आपके हिस्ट्री के, क्योंकि यही चीज़ें मेन होती हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा आपको जो नोट्स हैं वो आपको साइंस के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जैसे बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी के साथ साथ आपको वहाँ पर फिजिक्स के नोट्स और आपको उसके नोट्स, उसके केमिस्ट्री के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। जिस लेवल का चाहिए आपको मिल सकता है, आप टेंशन ना लें। आपको लेवल बता देना कि इस लेवल का हमें नोट्स चाहिए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा नोट्स आपको है वहाँ पर, ठीक है। UP पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और इसी चैनल से बना हुआ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको डेली बेस आपको वहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन, 1-लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर और डेली की जो भी एक्टिविटीज़, घटनाएं होती हैं, उनको यहाँ पर हम डेली इस चैनल पर डालते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे। वो भी हरीश क्लासेस बुलंदशहर के नाम से ही हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, हम इतना नहीं करने वाले, फॉलो नहीं करने वाले, क्लिक करने वाले। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करें बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, आज की हमारी क्लास है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत अभी तक जो चीज़ें हमने देखी, मैंने सामान्य परिचय कराया है, वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय,
और सामान्य परिचय में मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता कितने भागों में बटी हुई है। एक मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। लोहे की खोज हो जाने के कारण मानव के जीवन में परिवर्तन आया और परिवर्तन ने मानव को इतना परिवर्तित कर दिया कि मानव ने अपना समाज ही बदल दिया पूरा तरीके से। जो पहले गांव में रह रहे थे, झोंपड़ियों में रह रहे थे, उसके बाद लोहे की खोज हो जाने के कारण और लोहे के बढ़ते व्यापक प्रयोग के कारण मानव ने पूरी बस्तियों को ही चेंज कर दिया। और इस प्रकार से मानव यानी ऋग्वैदिक काल के लोगों ने एक दूसरी क्रांति की शुरुआत करी, जिसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। और इन्हीं द्वितीय नगरीय क्रांतियों में से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। पहले जो जन थे, क्योंकि वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई मैं पढ़ाऊँगा सबको, अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं आगे ही पढ़ाऊँगा। जब जहाँ जिस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा वहाँ आपके बेहतर समझ में आएगा। तो जनपद बने, फिर महाजनपद बने, और महाजनपदों में से फिर साम्राज्य बने, और साम्राज्यों का विस्तार इतना हुआ कि भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन भारत में शासक भी उतने ही मजबूत थे कि उनके होते हुए यहाँ भारत पे कोई आक्रमण करने की कोशिश भी नहीं कर सकता था उस समय। ठीक है, सामान्य परिचय ये मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये भी हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। और इसके अलावा इनका मूल निवास स्थान कौन सा, मूल निवास स्थान, वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। ठीक है, यहाँ तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास को देख लीजिए, आपके बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैदिक सभ्यता आज हम बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में, एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए, वैदिक सभ्यता में आज हम बात करेंगे जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में। कौन से, जानकारी के प्रमुख स्रोत। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमुख स्रोत, जानकारी देने के स्रोत। मैंने कहा था कि वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल मैंने बताया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल होता है ये वह काल होता है जहाँ के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, और इस काल की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित होकर के मिलती है। ऐसे काल को भी आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, इनके द्वारा जो लिखित सामग्री है वो अभी तक कोई प्राप्त नहीं हो पाई है। केवल अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि जो भी चीज़ें यहाँ से मिली हैं उनके आधार पर ही इस सभ्यता के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, इसके धार्मिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, प्रशासनिक संरचना के बारे में अहम महत्वपूर्ण जानकारी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह वह काल था कि जहाँ के लोग पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन उनके द्वारा क्या लिखा गया है ऐसी लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार से इस काल को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। अब आपका एक क्वेश्चन ये है कि क्या सर, मान लीजिए आने वाले समय में अगर इस लिपि को हम पढ़ पाए तो क्या ये चेंज हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतिहासकारों ने कहा कि हम जब तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिपि मतलब जानते हैं ना आप, लेखन शैली, लिपि यानी वहाँ के लोग क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, क्या समाज में क्या चलता था, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा तो है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भूस्त्रोफेदन लिपि है, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि है, हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये पूरी तरीके से समाज बदल जाएगा। और इतिहासकारों ने कहा भी है कि जब हम लिपि को पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे तो हम ये बता देंगे कि भाई यहाँ का समाज कैसा था, लेकिन हम पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए इस लिपि को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है और पूरे के पूरे काल को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और इनमें से जानकारी के दो प्रमुख स्रोत आते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा है? होता है पुरातात्विक। वैदिक सभ्यता के जानकारी के दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है और एक आपका साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत है। अब ये दो स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक मैंने बताया था। पुरातत्व का अर्थ होता है खुदाई के दौरान चीज़ों को प्राप्त करना,
यानी किसी काल से संबंधित ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो हमें ये बताती हैं कि ये काल इस प्रकार का था, इस काल का मानव इस प्रकार का जीवन यापन करता था, ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल ऐसे थे जो पुरातत्व के माध्यम से खोजे गए हैं। वहाँ से कुछ वस्तुएं ऐसे मिली हैं जैसे मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, अधिकतर स्त्रियों की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली हैं। इससे इतिहासकारों ने और पुराविदों ने यह अनुमान लगाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। तो यही तो बताया है उन्होंने। इसी तरीके से साहित्यिक स्रोत का अर्थ होता है कि जो लिखित रूप से हमारे पास प्राप्त हो, ऐसे स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। लेकिन यहाँ के जो लिखा गया है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखे गए थे। आप वेदों की बात करोगे बहुत बाद में लिखे गए थे, आप उपनिषदों की बात करोगे बहुत बाद में लिखे गए थे, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करोगे बाद में लिखे गए थे। इसलिए यहाँ के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हाँ, एक बात तो है यहाँ पर कि जो वैदिक साहित्य है इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ये मैं पहले ही क्लास में जिक्र कर चुका हूँ कि ये होता क्या है। जिन्होंने नहीं देखी है वहाँ जाके देख लीजिए। आप आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। मैंने साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं? तो पहला इसमें है सर पुरातात्विक स्रोत। आप कहोगे इसके बारे में बताइए। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पहला है हमारा, देखिए 2200 ईसा पूर्व का एक अभिलेख हमें हमारे पास प्राप्त हुआ, जो कहाँ से प्राप्त किया गया था? इराक से। तो 2200 बीसी का इराकी अभिलेख, इराकी अभिलेख 2200 ईसा पूर्व का एक इराक से एक अभिलेख प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ जी? एक अभिलेख प्राप्त हुआ। और इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख में भारत और यूरोप की भाषाओं की समानता के बारे में बात की गई है। यानी इस अभिलेख से ये पता चलता है कि भारत और यूरोप इन दोनों भाषाओं में कुछ समानताएं पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो इस क्षेत्र से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की भाषाएं जब आपस में समानता पाई गई, दोनों की भाषाएं जब आपस में मिली, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समानताओं के बारे में बात की गई थी। और ये बताया गया कि ऋग्वेदिक आर्य इराक वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यहाँ 2200 ईसा पूर्व का एक इराकी अभिलेख मिला है और ये भाषा से संबंधित था। किससे संबंधित था? यूरोप और भाषा। ठीक है, भारोपीय भाषा, इसे भारोपीय भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारोपीय भाषा। ठीक है, यानी हिंद यूरोपीय भाषा। ठीक है, हिंद यूरोपीय भाषा। हिंद यूरोपीय भाषा का संकेत, भाषा का संकेत ये यहाँ से मिला है। और ये भाषा के बारे में बताता है, भाषा से संबंधित है, हिंद और यूरोप की भाषा से संबंधित है। और ये जानकारी देता है अहम हमें 2200 ईसा पूर्व का एक इराकी अभिलेख। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी और बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। जैसे 19वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला था। 19वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी बीसी का अभिलेख। ठीक है, अभिलेख 19वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी का एक अभिलेख और हमें प्राप्त हुआ, जो यह जानकारी देता है। ये किससे संबंधित था? ये जानकारी किस चीज़ की देता था? 19वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी बीसी का एक अभिलेख। ये जानकारी क्या है? देखिए, ये जो अभिलेख था इसका नाम था हिट्टाइट अभिलेख। हिट्टाइट अभिलेख एक हिट्टाइट अभिलेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये तुर्की से प्राप्त हुआ था। कहाँ से जी सर? तुर्की से। तो तुर्की से प्राप्त होने वाला एक अभिलेख जो 19वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य, यानी ईसा पूर्व की कौन सी 1900 शताब्दी, तो 19वीं ईसा पूर्व की शताब्दी के बारे में बात करता है हिट्टाइट अभिलेख। और इस अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है कौन से? तुर्की यानी इराक वाले क्षेत्र की, और आपके कौन से क्षेत्र की? यानी सब सिंध प्रदेश। इन दोनों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं और ये जानकारी देते हैं किसके? ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा एक अभिलेख और मिलता है जिसे कहते हैं हम 1600 ईसा पूर्व का एक अभिलेख, 1600 बीसी का अभिलेख।
1600 BC का एक अभिलेख और मिलता है 1600 BC का। क्या मिलता है? अभिलेख। 1600 BC का एक अभिलेख और मिलता है और इस अभिलेख का नाम था कस्साइट अभिलेख। जरा एक मिनट बस थोड़ा सा, चलिए ये हो गया यहाँ पे। 1600 BC का एक अभिलेख और प्राप्त होता है जिसे कहते हैं हम कस्साइट अभिलेख। ठीक है, 1600 BC का एक कस्साइट अभिलेख, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भी इराक से प्राप्त हुआ था। तो 1600 BC का कस्साइट अभिलेख क्या है? कस्साइट, कस्साइट अभिलेख। कस्साइट ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भी इराक से ही प्राप्त हुआ था, याद रखना इसको। ये भी हमें जानकारी क्या किस चीज़ की देता है? ये भी हमें जानकारी देता है ऋग्वेदिक, आर्य और इराकी क्षेत्र के लोगों के बारे में। ठीक है, एक अभिलेख और प्राप्त होता है जिस अभिलेख को हम जानते हैं। तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, इस सीरिया से एक अभिलेख और प्राप्त हुआ था। सीरिया से, कैसे? सीरिया, सीरिया से प्राप्त अभिलेख, प्राप्त अभिलेख। सीरिया से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। इस अभिलेख से भी हमें ऋग्वेदिक, आर्यों और सीरिया के क्षेत्र की जानकारी अहम जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस अभिलेख को भी महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, जो जानकारी देता है प्रमुख रूप से ऋग्वेदिक, आर्यों और सीरिया के बारे में। ठीक है, चलिए, लेकिन इन सभी में से जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना गया है वो है 1400 ईसा पूर्व का, 1400 BC का बोगज कोई अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण यही है, बोगज कोई अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख से ही हमें अहम महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किसके बारे में? ऋग्वेदिक, आर्यों के बारे में। अब देखिए ये जानकारी कैसे देता है, ऋग्वेदिक, आर्यों की जानकारी किस प्रकार से देता है ये अभिलेख, कैसे देता है? देखिए, इस अभिलेख में दो प्रमुख कबीलों का उल्लेख मिलता है। दो कबीले कौन कौन से हैं? देखिए, दो कबीले हैं आपके, एक है मितनी, एक है खत्ती। दो कबीले कौन कौन से हैं? एक है आपके मितनी और एक है आपके खत्ती कबीला। इन दोनों के मध्य पता नहीं क्या हुआ था, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, या कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य युद्ध के उपरांत एक संधि हुई। तो संधि के दौरान ऋग्वेदिक काल के 4 प्रमुख देवताओं को साक्षी के रूप में वहाँ पे रखा गया। अर्थात दोनों कबीलों ने ऋग्वेदिक, आर्यों के 4 प्रमुख देवता के सामने कसम खाई कि हम भाई युद्ध नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम मिलजुल कर के एक साथ रहेंगे। जैसे आज भी मान लीजिए आप नौकरी करने के लिए जाते हो तो नौकरी से पहले आप संविधान की शपथ लेते हो कि मैं अपना नाम लेते हो आप कि मैं ये और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करूँगा। ठीक है, ये होता है। तो इन्होंने क्या काम करा? दो कबीलों ने, मितन्नी और खत्ती दो कबीले थे, इन्होंने ऋग्वेद के 4 प्रमुख देवता, ठीक है, ऋग्वेद के 4 देवताओं के सामने कसम खाई कि हम ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ये 4 देवता कौन कौन से थे? तो 4 देवताओं की बात करें तो भैया ये जो 4 देवता थे इनमें एक थे आपके इंद्र, बहुत महत्वपूर्ण थे इंद्र, दूसरे थे वरुण, तीसरे थे मित्र और चौथे थे नासत्य। कौन से थे? नासत्य। ठीक है, अभी थोड़ा हमारा काम ऐसे ही चलाना पड़ रहा है, हमें लाइट प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, पता नहीं आज कैसे चली गई, सुबह से ही समस्या कर रही है। लेकिन हम पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, बिल्कुल भी आपकी पढ़ाई एक शब्द भी नहीं रुकने देंगे हम, टेंशन ना लें आप, चाहे कोई मुसीबत क्यों ना आए, हम पढ़ाई नहीं रुकने देंगे। हमारा मकसद है आप तक ज्ञान पहुँचाना। ठीक है, चलिए, बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट इतना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप लोग अभी विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते हैं हमारी तरफ भी थोड़ा सा। भाई देखिए, कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं, आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। और ये मेरा वादा है कि हरीश क्लासेस बुलंदशहर जो है आपके, ये हमेशा आपके लिए तत्पर है, हमेशा आपकी तैयारी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और याद रखना, इस पर कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं बेचा जाएगा, ध्यान रखना आप सभी लोग। कभी सोच रहे हो कि चैनल बढ़ जाएगा तो पेड कोर्स बेचने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मेरी क्लासेस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर रहेंगी, बस आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए काफ़ी है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 प्रमुख देवताओं को साक्षी के रूप में रखा गया और इन 4 देवताओं का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख से मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि ऋग्वेदिक आर्य इस कहाँ से, तुर्की वाले क्षेत्र से संबंधित थे, तुर्की वाले क्षेत्र से परिचित थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका संबंध तुर्की वाले क्षेत्र से भी था। यहाँ तक हो गया। तो कहाँ से मिला है बोगज कोई अभिलेख? ये आधुनिक वर्तमान तुर्की, एशिया माइनर। कहाँ से मिला है सर? ये एशिया माइनर, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर, एशिया माइनर, एशिया माइनर, और इसे वर्तमान में आधुनिक तुर्की कहते हैं। तो तुर्की से प्राप्त हुआ एक अभिलेख था जिसे एशिया माइनर का अभिलेख कहते हैं या इसे बोगज कोई अभिलेख कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व की यह जानकारी देता है। 1400 ईसा पूर्व में क्यों ये जानकारी देता है? क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में भारत में एक संस्कृति का उदय हुआ, एक सभ्यता का उदय हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेरी आंखें लाल दिख रही होंगी, हाँ ठीक है। चलिए, तो वैदिक सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं और यहीं से हमें जानकारी मिलती है इन 4 प्रमुख देवताओं के बारे में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें इसमें से कौन कौन से अभिलेखों की, तो देखिए पुरातात्विक में अब जो आएगा उसका नाम है, ठीक है, यहाँ हो गया। छठे की बात करें तो देखिए इसमें से कुछ मृद भांड आते हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड की बात करें तो ये जानकारी देते हैं मृद भांड में। तो देखिए एक होता है आपके लाल एवं काले, लाल एवं काले मृद भांड, लाल एवं काले मृद भांड, मृद भांड ये जानकारी देते हैं। गेरिक मृद भांड, गेरिक मृद भांड, मृद भांड, लाल एवं काले रंग के बने हुए मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृद भांड। और इसके साथ साथ गेरिक मृद भांड, गेरिक मतलब गेरुआ रंग से रंगे हुए मृद भांड। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल की जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण मृद भांडों की बात करें तो वो है चित्रित धूसर, चित्रित धूसर, धूसर मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन। ये चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल की सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं, जिन पर चित्र किए हुए थे, जिन पर चित्र की आकृति बनी हुई थी। इन्हें चित्रित धूसर मृद भांड के नाम से जाना जाता है, इन्हें चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ताम्र लिप्तियाँ भी थीं। ताम्र पत्तियाँ या ताम्र लिप्तियों की बात करें तो यहाँ पर ताम्र लिप्तियों का भी उल्लेख मिलता है। किसका? ताम्र लिप्ति का। तो ताम्र लिप्तियाँ यानी पत्ती बोलते हैं इन्हें, ताम्रलिप्ति कहते हैं, क्योंकि तांबे का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा था। मैंने बताया था कि पाषाण काल में तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर ताम्रलिप्तियाँ यानी ताम्र पत्तियाँ भी एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं ऋग्वैदिक काल की। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर मृद भांड हो गए, चित्रित धूसर मृद भांड हो गए, ताम्रलिप्तियाँ हो गए, गेरिक मृद भांड हो गए। लेकिन अब जो बात करते हैं हम वो है हमारे दूसरे नंबर के जो आते हैं उन्हें बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत। ऋग्वैदिक काल की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये अहम है, आपके अहम जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इनमें से साहित्यिक स्रोतों में से कौन कौन से आते हैं? देखिए, वेद आते हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें उपवेद आते हैं जो बाद में लिखे गए थे, उपवेद, ठीक है। 4 वेदों के उपवेद भी हैं, 4 उपवेद हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 4 उपवेद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ठीक है, और उपनिषद। उपनिषद ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक, मैंने बताया था आपसे कि साहित्यिक स्रोत होता क्या है। साहित्यिक स्रोत होता है कि जो लिखित रूप से प्राप्त हुआ हो, लेकिन ये उस काल में नहीं लिखे गए थे, लेकिन जानकारी देते हैं हमें किसकी? वैदिक काल की। और इनको क्या कहा गया है? इन्हीं को तो कहा गया है वैदिक संहिता।
यानी श्रुति संहिता। वैदिक संहिताओं को श्रुति साहित्य भी कहते हैं, वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक काल में लेखन शैली का निर्माण नहीं हुआ था, लेखन शैली का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता था वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल सुनकर के ही प्राप्त होता था। जैसे मान लीजिए कोई शिष्य है, गुरु के पास गया, गुरु ने उसे कुछ बात बताई, आपने उन्हें सुना, आपने लिखा नहीं, केवल सुन लिया, और आपने वही बातें किसी और को बता दी, उसने भी लिखा नहीं, उसने केवल सुना और वो बात जाकर किसी और को बता दी। इस प्रकार से ज्ञान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता चला गया। इसी को कहा जाता है श्रुति साहित्य। यानी ऐसे साहित्य जो लिखित रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन सुन करके जो लिखा गया था, बाद में इन्हीं को लिखा गया था एक सही ढंग से, इनको फिर वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य नाम दिया गया था। पहले श्रुति साहित्य कहते थे इसे, ठीक है। जैसे आपको होता है कि कोई गाना आप सुनते हैं, बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, आप सुनते हैं, सुन करके आप लिखेंगे थोड़ी उसे, आप मन में ही गुनगुनाएंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद फिर उसे कोई कहेगा चलिए कोई गाना सुनाइए, आप सुना दोगे उस चीज़ को गाना। आप गाना सुनाओगे, आप कहोगे भाई बहुत अच्छा सा याद है आपके, तुमने कहाँ से याद किया? अरे मैंने सुना था वहाँ से। तो सुन करके आप लेकर आए, आपने सुना और सुन करके आपने यही ज्ञान किसी और को दिया, तो इसे क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य कहते हैं। यही थे श्रुति साहित्य। तो इसलिए वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए साहित्यिक स्रोत हो गए, 4 वेद हैं, उपवेद हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। ये कुछ क्या हैं? साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसमें चलिए आइए जानते हैं ऋग्वेदिक आर्यों का क्षेत्र, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलिए हेडिंग देखिए अगला, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसको समझने से के लिए हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में जाना पड़ेगा। नहीं, हम अब नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ऋग्वेदिक आर्यों के क्षेत्र के बारे में समझने के लिए कि भौगोलिक क्षेत्र इनका क्या था, मैंने देखिए इनके मूल निवास स्थान को लेकर के मैंने पहले ही ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में, ऋग्वेदिक काल का पार्ट नंबर 1, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की थी। आर्यों का मैंने निवास स्थान बताया, कहाँ से आए, इस मत को कौन मानता था, सब के बारे में वहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे ऋग्वेदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भौगोलिक क्षेत्र देखिए, आइए। ऋग्वेदिक काल में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में, यानी ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का वर्णन मिलता है। अब ये 4 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? एक थी काबुल, जिसे हम कुर्मू नदी कहते हैं, इसे काबुल या कुर्रम नदी कहते हैं। एक नदी थी कुंभा को काबुल कहते हैं। एक नदी थी कुंभा, इसे काबुल नदी कहते हैं। एक नदी काबुल है, इसे कुंभा कहते हैं। एक है कुर्मू यानी कुर्रम नदी, कुर्मू नदी, ठीक है। कुर्मू, इसे क्या कहते हैं? कुर्रम नदी, इसे कुर्रम नदी कहते हैं। एक नदी और है, इसे स्वात नदी कहते हैं, या स्वात नदी, स्वास्तु नदी, ठीक है। इसे स्वास्तु यानी स्वात नदी कहते हैं, स्वात नदी। और एक है आपके गोमल यानी गोमती नदी। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है। कुंभा है, काबुल, इसे कुंभा प्राचीन नाम, काबुल वर्तमान नाम, कुर्मू प्राचीन नाम, कुर्रम वर्तमान नाम। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, सभी की सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। स्वास्तु यानी स्वात, गोमल यानी गोमती नदी। इन 4 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। इन 4 नदियों के अलावा ऋग्वेदिक काल के सब सिंधु क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा
ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का भी वर्णन मिलता है। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा होता है? सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र। ये 7 नदियों का क्षेत्र कौन कौन सी हैं? 7 नदियां हैं। 7 नदियों के क्षेत्र एक है आपके सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और आपके सरस्वती। इन 7 नदियों का उल्लेख आपके मिलता है ऋग्वेद से। तो अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता था। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में एक नदी का उल्लेख नहीं मिलता। किसका? ऋग्वेद में एक नदी जो है आपके, उसका नाम है व्यास नदी। तो इस प्रकार से व्यास नदी जो है इसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अभी बात करेंगे आगे चल के। तो 7 नदियों का क्षेत्र, इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। 7 नदियों का क्षेत्र होता था, सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख यानी वर्णन मिलता है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख यानी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में ठीक है, कश्मीर की मरूद विरधा नदी का उल्लेख मिलता है तथा इसकी एक सहायक नदी चौतांग का भी उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कश्मीर की यानी हिमालय की एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुंजवत का उल्लेख मिलता है। अभी आप देखेंगे, रुक जाइए जरा 1 मिनट, मैं बताता हूँ क्या चाह रहा हूँ, क्या भौगोलिक क्षेत्र बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख। ठीक है, अभी देखते रहना। यहाँ पे सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में हिमालय की एक मुंजवत चोटी जहाँ से सोमरस प्राप्त किया जाता था, यहाँ से सोमरस क्या निकाला जाता था? सोमरस निकाला जाता था, यहाँ से सोमरस प्राप्त किया जाता था, सोमरस प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में यहाँ से सोमरस प्राप्त किया जाता था। सोमरस कहाँ से? हिमालय की एक चोटी मुंजवत का हिमालय का उल्लेख है और इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जहाँ से सोमरस प्राप्त किया जाता था। अर्थात हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो विस्तार था वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर विस्तार की मैं बात करता हूँ आगे। इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नोट कर लिया? आगे चलें। देखिए यहाँ तक हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, समय कम है, क्लास ज़्यादा है। ठीक है, तो हम करेंगे भी इन्हें एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये रहा, देखिए मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि अभी इसे काम आएगा। देखिए, तो ऋग्वेद में इन सभी का उल्लेख मिलता है।
तो ये कहाँ है देखिए सर, अगर हम बात करें भारतीय वाले क्षेत्र की तो इसके विस्तार इस प्रकार आर्यों का विस्तार, आर्यों का क्षेत्र विस्तार, आर्यों का क्षेत्र विस्तार। अब देखिए ये चीज़ें कहाँ से हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये दिख रहे हैं आपको। देखिए ईस्ट में कहाँ तक जा रहा है, गंगा और यमुना नदी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गंगा नदी। पूरब में गंगा नदी, दोआब क्षेत्र, कौन सा दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। और इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था आपसे कि जब आर्यों ने सबसेंधप प्रदेश को छोड़ा, लोहे के व्यापक प्रयोग के बढ़ते प्रयोग के कारण आर्यों ने सबसेंधप प्रदेश को छोड़ करके अब उस साम्राज्य विस्तार की ओर निकल पड़े। जब वो आगे निकले तो उनको एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर लोहे का बहुत बढ़िया मात्रा में प्रयोग होना शुरू हुआ, और वो क्षेत्र गंगा और यमुना के दोआब वाला बीच वाला क्षेत्र था, इसको दोआब क्षेत्र कहा गया। तो ये दोआब क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, ठीक है, दोआब क्षेत्र, ठीक है। इधर हम बात करें, देखिए पश्चिम में देखिए कहाँ है पश्चिम में अफगानिस्तान है, आप देख सकते हैं इधर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या है अफगानिस्तान, क्योंकि इसकी 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। और इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो सर यहाँ से सरस्वती नदी, सबसेंधप प्रदेश, सरस्वती नदी, और ये कहाँ से बहती थी सर, ये राजस्थान, सरस्वती नदी हरियाणा और राजस्थान में प्रवाहित होती थी, तो सरस्वती नदी तक का क्षेत्र। और उत्तर में किसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, हिमालय का भी उल्लेख मिलता है सर, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वत। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तृत क्षेत्र था। ऋग्वेदिक आर्य कहाँ थे, पूरब में गंगा नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में सरस्वती नदी यानी राजस्थान तक आर्यों का ही निवास स्थान था, आर्यों का ही क्षेत्र विस्तृत था। अर्थात आर्य इस प्रकार से इस क्षेत्र में विस्तृत थे। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बताइए, आगे चलें, आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी हम नदियों की ही बात कर रहे थे, तो चलिए आइए जानते हैं ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, नदियाँ देख लीजिए। वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, जब नदियाँ पे चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल की नदियाँ, ठीक है। वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेद में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अकेले नदी सूक्त में, किसने, नदी सूक्त में, यानी वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी वैदिक संहिताओं में। यहाँ वैदिक संहिता लिखना जरूरी होगा, यहाँ वैदिक संहिता लिख लीजिए इसको, ऋग्वेद मत लिखिए, वैदिक संहिता, क्योंकि वैदिक संहिता साहित्य में, वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख मतलब वर्णन यानी जानकारी, उल्लेख मिलता है। इसमें से भी बहुत सारी सूक्तियाँ हैं। मैंने कहा ना ऋग्वेद में लगभग कितनी है, 1028 सूक्तियाँ हैं। 1028 सूक्तियों में से एक सूक्ति है नदी सूक्त, ठीक है, जिसमें से मिलता है, जिसमें नदी सूक्त है। नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, केवल 21 नदियों का वर्णन, यानी 21 नदियों की जानकारी हमें मिलती है। केवल 21 नदियों की ही जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से, ठीक है।
ऋग्वेद से हमें कितनी नदियों की जानकारी मिलती है? 21 नदियों की। तो ऋग्वेद से हमें 21 नदियों की, ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन है। क्या है? वर्णन यानी उल्लेख है। इन 21 नदियों में से एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, जिसका नाम है विपाशा नदी। तो इसमें यानी ऋग्वेद में नदी सूक्त में विपाशा नदी का वर्णन नहीं मिलता। विपाशा नदी का वर्णन नहीं मिलता नदी सूक्त में। ठीक है, इसकी जगह पर जम्मू कश्मीर की एक नदी मरूद विरधा का उल्लेख मिलता है और इसकी एक सहायक नदी चौतांग का भी उल्लेख मिलता है हमें नदी सूक्त में। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती, जबकि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। याद रखना, इसमें लिख लेना, चाहो तो नोट करो इसको। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों की, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी क्योंकि सिंधु का कई बार उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, इसलिए ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना जाता है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। इसे नदीतमा, सरस्वती को, ठीक है, इसे नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में इसे नदीतमा यानी नदियों की देवी भी इसे कहा जाता है। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा जाता है। याद रखना, सबसे पवित्र नदी ये है। आइए जानते हैं ऋग्वेदिक काल की नदियाँ। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की नदियों में से अब जानेंगे हम प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, इनमें लिखे नदियाँ यानी नदियों के प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, और इधर लिखेंगे हम वर्तमान नाम। ये नदियां हैं, इधर प्राचीन नाम है, इधर वर्तमान नाम है। ये वर्तमान नाम हो गए, इधर प्राचीन नाम हो गए। दिख रहा है ना सभी को? चलिए आइए जानते हैं प्राचीन और वर्तमान नामों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु, यानी इसे आज वर्तमान में सिंध भी कहते हैं। सिंधु है। और दूसरी नदी की बात करें तो इसमें से आता है आपके सदानीरा, जिसे हम कहते हैं गंडक। ठीक है, सदानीरा, ठीक है, सदानीरा, गंडक, गोमल के बाद एक और आता है आपके कुंभा के बाद एक और आता है आपके एक नदी है स्वास्तु नदी। ठीक है, स्वास्तु नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर एक नदी और आती है जिसका नाम है परुषणी, जिसे रावी कहते हैं। परुषणी नदी। और इसके अलावा वितस्ता नदी, वितस्ता है। और वितस्ता के साथ साथ एक नदी और है जिसे बोलते हैं अस्कनी, चिनाब, ठीक है। और विपाशा, ठीक है। सतुद्री, सतलज, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, सतुद्री।
सतुद्री। अभी पहले इनको बात कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरी न लिखेंगे हम। देखिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पे इसके नाम है। तो सिंधु नदी जो है आपके वर्तमान में ये सिंध नदी के नाम से जानी जाती है। इसे सिंध कहते हैं। सदानीरा यानी गंडक कहते हैं इसे, आज गंडक कहते हैं, गंडक नदी। और ये इस नदी का उल्लेख कहाँ, गंडक किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उल्लेख भी आपके ऋग्वेदिक काल में मिलता है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत और हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है, सीमा से निकलती है और आगे जा कर के मिल जाती है बिहार में, किससे, गंगा नदी से। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी गंडक, और गंडक को प्राचीन काल में सदा नीरा, सदा मतलब होता है सदा, हमेशा, नीर का मतलब होता है नीर यानी पानी, जिसमें हमेशा पानी रहता है। इसका 7 नदियों का एक संगम सा मानते हैं इसे, सदा नीरा, ठीक है। और हमेशा जो जल से भरी हुई होती है, सदा नीरा इसे कहा जाता है। गोमल यानी गोमती नदी, कौन सी, वर्तमान में इसका नाम है गोमती नदी, इसे गोमती कहते हैं। गोमती अफगानिस्तान की है। जो ऋग्वेदिक आर्यों के एक क्षेत्र की बात की, कुंभा यानी इसका नाम है कुर्रम, कुंभा यानी सॉरी काबुल, मैं बार बार इसको कर देता हूँ काबुल, इसका नाम काबुल है। काबुल नदी अफगानिस्तान की। स्वास्तु मतलब स्वात नदी, कौन सी, स्वात नदी, ठीक है, याद रखना। परुषणी मतलब रावी नदी, रावी ऋग्वेदिक काल में इसका उल्लेख बहुत ज़्यादा। वितस्ता यानी झेलम, झेलम नदी और इसके तट पर ही युद्ध हुआ था, झेलम और रावी नदी के तट पर भी युद्ध हुआ था, याद रखना, वितस्ता या झेलम। इसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, जो किसके मध्य लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया युद्ध था। अस्कनी यानी चिनाब नदी, क्या है, चिनाब, अस्कनी यानी चिनाब नदी। बिपाशा मतलब व्यास नदी और सतुद्री मतलब सतलज नदी, सतलज नदी यानी इसे सतलुज नदी कहते हैं। तो ये प्राचीन काल की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे सिंधु, सिंध, सदानीरा, गंडक। इसके अलावा सुषोमा यानी सोहन नदी, सुषोमा, सोहन नदी। आगे देखते हैं इधर, सुषोमा नदी, कौन सी, सुषोमा, ठीक है, सुषोमा, सुषोमा यानी सोहन नदी, कौन सी है, सोहन नदी। सोहन नदी, ठीक है। और इसके अलावा सरस्वती, सरस्वती नदी, इसे आज वर्तमान में घग्गर या घाघरा के नाम से जानते हैं, घग्गर या घाघरा, जो अस्तित्व इसका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। घग्गर या घाघरा के नाम से इसे जाना जाता था। सतुद्री हो गया, बिपाशा हो गया, ब्यास हो गया, यानी कुल मिलाकर के 12-13 नदियां हैं जो प्राचीन काल में, प्राचीन नाम है इनके और आज वर्तमान नाम है। इनमें बिपाशा, ऋग्वेदिक काल में बिपाशा नदी का, देखिए नदी सूक्त में बिपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, ये मैंने बता दिया है। इसमें एक नदी और है, जो किसकी नदी है, जो जम्मू कश्मीर की नदी है, मैंने बताया था, ठीक है। उसके मरुद विरधा नदी का उल्लेख मिलता है, जम्मू कश्मीर की नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल के नदी सूक्त में, ठीक है। तो ये हमारे नदियों से संबंधित आज महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, विस्तार के बारे में और इसके जानकारी के स्रोतों के बारे में हमने पढ़ लिया। और इसके साथ साथ हमने कुछ नदियों के बारे में भी अभी यहाँ पर हमने चर्चा करी। इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे वेदों के बारे में। और वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक वेद को पढ़ेंगे कि कौन सा वेद क्या जानकारी देता है, किस वेद में किसका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। देखिए इस क्लास में लाइट चली गई थी उस समय, बीच में मोबाइल की टॉर्च जला करके हमने पढ़ाया था, तो आप क्लास को देखना, अभी इसको पूरी देखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।